So, hello to all nursing aspirants and welcome to JDC Nursing Classes. I welcome you all on this platform और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ 20 नॉट सेट रिलेटेड टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये ज़रूर पढ़ के जाने हैं नॉट सेट पे, मतलब इनसे क्वेश्चन आने तो बनते ही है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेंगे 20 टॉपिक्स और जल्दी मैं आप लोगों के लिए इन टॉपिक्स से रिलेटेड सब थियोरेटिकल मैटर और एमसीक्यूज भी लेके आने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो नॉट सेट सीरीज से रिलेटेड है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम पढ़ते हैं कि हमें कब ज़रूरत पड़ती है नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि कब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत पड़ती है जब हीमोग्लोबिन क्या होता है पेशेंट का लेस देन 8 mg/dl होता है। ठीक है, और किन किन कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ब्लड कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे ब्लड कंपोनेंट्स है और उनका ब्लड कंपोनेंट्स है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टाइम पढ़ेंगे, कितने टाइम में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज हमें करना ही करना है। अगर हम उस चीज़ को लैक कर जाते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन हम देखेंगे। इन सब चीज़ों में हम कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, क्या क्या प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सीपीआर। सीपीआर क्या होता है कि सीपीआर के बारे में एक नॉट अ मेडिकल जो पर्सन है उसी को पता होना चाहिए, बल्कि हर किसी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जहाँ पे हमें कहीं पे भी पेशेंट या कोई नॉर्मल इंसान है उसकी हेल्प हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो सीपीआर में हम देखेंगे कि क्या क्या कब कब हम पेशेंट को सीपीआर दे सकते हैं और क्या कब तक दे सकते हैं और कौन सी कंडीशन में, लाइक इन हॉस्पिटल सेटिंग्स तो एक अलग होता है, पूरी मेडिकल टीम होती है, क्या करना है, एम्बू करना है, सीपीआर करना है, डीफैब यूज करना है, कुछ भी करना है वो हम देखते हैं। लेकिन एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम जाते हैं और हम वहाँ देखते हैं कि कोई पेशेंट, कोई इंसान है वो फेंट होके नीचे गिर गया है और हमें पता है कि हम उसको सेव कर सकते हैं, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है वो सब हम इसमें देखेंगे। कितना, कैसे, क्या टेक्निक होती है सीपीआर की, वो सब हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट इज डायबिटिक मेलाइटस एंड डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है, तो डायबिटीज एक मोस्ट कॉमन डिजीज हो गई है आज के टाइम में जो हर दूसरे इंसान को मिल जाती है। ठीक है, लेकिन इसके क्या कॉजेज है, किन किन कारणों के वजह से ये हो सकती है, क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है और कब, कितनी जल्दी अगर हम ट्रीटमेंट ले ले और क्या क्या इसके ऐसे साइन एंड सिम्टम होते हैं जो हम उनको ट्रीट कर सकते हैं टाइमली। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस आता है हमारा पीडियाट्रिक्स में। जब एक न्यूबॉर्न होता है तो हम चेक करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है, ताकि हम उसकी कंजेनाइटल डिजीज को जान सके कि उसमें कोई कंजेनाइटल डिजीज तो नहीं है, या फिर किसी बच्चे में ऐसा लैक तो कोई रिफ्लेक्स नहीं है जिससे आगे जाके उसे कोई डिजीज देखने को मिलते हैं। तो हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं रिफ्लेक्सेस से। बहुत सारे हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। सकलिंग रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, सकलिंग रिफ्लेक्स हो गया। रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स,
बाबिन्स्की रिफ्लेक्स होता है, बहुत सारे रिफ्लेक्स होते हैं, तो हम उस टॉपिक में रिफ्लेक्सेस कवर करेंगे। नेक्स्ट इज हमारा APH एंड PPH टॉपिक। APH इज एंटीपार्टम हैमरेज एंड PPH इज पोस्टपार्टम हैमरेज। एंटीपार्टम हैमरेज हमारा फीमेल में देखा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि उसको एंटीपार्टम हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग फेस करनी पड़ रही है, अचानक से ब्लीडिंग फेस करनी पड़ती है, दैट इज APH। और पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज इज कि हमारा बेबी डिलीवर हो गया है, उसके कुछ समय के बाद हमें ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, दैट इज PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। उसके कॉजेस क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, इन्वेस्टिगेशंस क्या होती है, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो PPH है, कितनी क्वांटिटी में ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है, इस वजह से हम बोल रहे हैं एंटीपार्टम हेमरेज है या पोस्टपार्टम हेमरेज है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा डायलिसिस। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम है डायलिसिस। डायलिसिस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, एक होता है हेमोडायलिसिस, ठीक है, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो ये दो टाइप्स होते हैं डायलिसिस के। हम ये डायलिसिस कवर करते हुए हम देखेंगे कौन सा प्रोसीजर कितने टाइम में होता है और किस तरीके से क्या टेक्निक होती है, क्या क्या हम उसमें यूज करते हैं, क्या इंडिकेशन होती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सब कुछ हम डायलिसिस के टाइम पे इस टॉपिक में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट इज EDD कैलकुलेशन। EDD is estimated date of delivery. Estimated date of delivery. Estimated date of delivery is जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो हमारा जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है वो एक EDD कैलकुलेट करके एक आइडिया दे देता है कि इस टाइम पे हमारा बेबी डिलीवर होगा। तो हम ये जो EDD है वो एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करता है, दैट इज नेगलीज फॉर्मूला। आई विल टेल यू ड्यूरिंग द थ्योरी पोर्शन कि नेगलीज फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम EDD को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रॉप फैक्टर। तो ड्रॉप फैक्टर हम कह सकते हैं कि हम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेडिकेशन, जब हम किसी पेशेंट को मेडिकेशन कर रहे हैं तो हमको एक प्रेस्क्रिप्शन मिलता है डॉक्टर से कि ये पेशेंट है, इसको ये वाला फ्लूइड इतने ml पर आवर पे चलना है, तो हमें ड्रॉप फैक्टर यूज करके ml पर आवर के हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, इसको कैलकुलेट करके हम यूज करते हैं ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर के हमारे 2 माइक्रोसेट, एक माइक्रोसेट होता है, एक मैक्रोसेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे 2 ड्रॉप फैक्टर है, एक ये हम यूज करते हैं ड्रॉप फैक्टर में कैलकुलेट करने के लिए। तो ड्यूरिंग द थ्योरी आई विल टेल यू कि कौन सा कैसे काम करता है, ओके। नेक्स्ट इज एंटीडोट, द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी टॉपिक, कोई भी डिजीज आपको दे देते हैं नॉर्सेट में कि इसका एंटीडोट क्या होता है, और हमको एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे ना, तो हम कोई ऐसे प्रैक्टिकल या थ्योरी भी इसमें नहीं लगा सकते, हमको ये पता ही होना चाहिए, आपको ये याद ही करना होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमें इससे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम OBG सब्जेक्ट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमारी होती है कि यूट्रस, यूटराइन कैविटी छोड़ के कहीं पे भी, एब्डोमिनल कैविटी या कहीं पे भी हमारा जो बेबी है वो जाके कंसीव हो जाता है, लाइक फर्टिलाइज होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द uterine cavity, and that is very dangerous and life threatening situation too। तो फिर इस में हम देखते हैं एक्टोपिक में कि कौन सी, कितने टाइप की हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, क्या उनकी इंडिकेशन होती है, क्या उनका ट्रीटमेंट होता है। वी विल सी द अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। नेक्स्ट इज लेबर।
लेबर क्या होता है, कितने हमारे फेजेस होते हैं, लेबर स्टेजेस क्या होते हैं लेबर के, और कब हमें पता चलेगा कि ये ट्रू लेबर है या फॉल्स लेबर है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, लेबर के टाइम पे कभी कभी हमें ऐसे पेन के ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन आते हैं नॉर्मल, जो ऐसे ही कोई भी फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज करने के से क्या हो जाते हैं, रिलीव हो जाते हैं। तो हमें वो पढ़ के पता चलेगा कि कब हमारे ट्रू लेबर है और कब फॉल्स लेबर है। ठीक है, तो ये हमारा लेबर हो जाता है। स्टेजेस, कितना कौन से स्टेज में हमारा कितना सर्वाइकल डायलेट हो रहा है, कौन सी स्टेज में हमारा न्यूबॉर्न डिलीवर कर रहा है, कौन सी में प्लासेंटा डिलीवर कर रहा है, ठीक है, और किसकी कितनी टाइमिंग है, वो सब हम कवर करेंगे लेबर में। नेक्स्ट टॉपिक इज HIV एड्स। आजकल का हॉट टॉपिक बना हुआ है HIV एड्स। अभी हाल ही में CRE का एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था जिसमें इसी टॉपिक से 60+ क्वेश्चन हमने देखने को मिले थे। ठीक है, तो हमारा HIV कहाँ, कैसे, क्या इंडिकेशन होते हैं, क्या क्या हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कौन से सेल काउंट बढ़ते हैं या क्या होता है, सब कुछ इस टॉपिक में कवर होने वाला है। और ट्रीटमेंट क्या है, कितने टाइम का ट्रीटमेंट चलता है, वी विल गो फॉर द डिटेल। नेक्स्ट इज ईटिंग डिसऑर्डर। अब ईटिंग डिसऑर्डर एक साइकेट्रिक टॉपिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर कितने टाइप के होते हैं। लाइक 4 टाइप के होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, पाइका एंड बिंज ईटिंग। लाइक बहुत 3 4 5 टाइप के होते हैं। तो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि कौन सी कंडीशन में पेशेंट क्या रिएक्ट करता है, कौन सी कंडीशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो पेशेंट है वो भागता है खाने से, सीटोफोबिया हो जाता है, लाइक वो अवे फ्रॉम द फूड जाता है। ठीक है, और बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि पेशेंट बहुत सारे अमाउंट में एकदम से बहुत सारी कैलोरीज जो है कंज्यूम कर लेता है और फिर उसको पर्ज करता है कंपनसेटिव एक्टिविटीज को अपना के, लाइक एमेटिक्स यूज करता है, लेक्सेटिव यूज करता है। क्यों? क्योंकि उसको गिल्ट हो रहा है इतना सारा खाने के बाद, अब वो पर्ज कर रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, पाइका में क्या होता है, पेशेंट जो है अनन्यूट्रिशनल चीजें खाता है, लाइक चौक खा लेगा, मड खाएगा, उसको इन सब चीजों में इंटरेस्ट आता है खाने का। ठीक है, तो दीज आर द ईटिंग डिसऑर्डर वी विल सी इन द थ्योरी पोर्शन। नेक्स्ट इज अबॉर्शन। ओबीजी का टॉपिक है अबॉर्शन। अबॉर्शन में कितने टाइप्स के हमारे अबॉर्शन होते हैं, क्या क्या लीगल टाइमिंग है कि कोई अबॉर्शन करा सकता है। ठीक है, और इसमें हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ये सब बहुत सारे टाइप होते हैं। हम बहुत वास्ट टॉपिक होता है ये पढ़ने का। इसमें MTP एक्ट एक आता है, ठीक है, वो भी हमारा इसके अंदर हम कवर अप कर लेंगे। और नेक्स्ट इज ऑक्सीजन मैनेजमेंट। तो ऑक्सीजन मैनेजमेंट इज तब जब कोई मेडिकल कंडीशन में आता है और हमें दिख रहा है कि इसका सैचुरेशन फॉल हो रहा है, तो हमारे पास कौन कौन से ऐसी टेक्निक्स या फिर मास्क हमारे पास होते हैं कि हम उसको नेजल कैनुला या ऑक्सीजन मास्क, वेंचुरी मास्क, क्या क्या हम उसको कब कब उसका ये यूज करके उसका ऑक्सीजन मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा वाइटल साइन। अब वाइटल साइन क्या होता है, सब कुछ वाइटल साइन ही होता है कि अगर इंसान के वाइटल साइंस लाइक बीपी, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ये सब कुछ अगर नॉर्मल नहीं होगा तो पर्सन इज नॉट हेल्दी, पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड एज हेल्दी एज ही कैन। ठीक है, तो हम इस वाइटल साइंस के अंदर सब कुछ कवर अप करेंगे। क्या कवर करेंगे? टेम्परेचर करेंगे। टेम्परेचर में हम सब कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी साइट्स होती है टेम्परेचर लेने की, नॉर्मल टेम्परेचर कौन कौन से क्या क्या होते हैं और कौन कौन सी साइट से हम टेम्परेचर लेते हैं, और उस साइट से लेने के बाद वहाँ का कौन सा ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर है जो कंसीडर किया जाता है। लाइक एक्जिला से अलग किया जाता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अलग किया जाता है, रेक्टम से अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग वाइटल साइंस में कवर अप करेंगे। बीपी देखेंगे, पल्स प्रेशर देखेंगे, रेस्पिरेशन रेट देखेंगे, पेन देखेंगे। ठीक है,
ये सब कुछ कवर होने वाला है वाइटल साइंस में। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसमें बेसिकली हम लोग ड्रग्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कौन कौन से ड्रग यूज़ होते हैं कीमोथेरेपी में, कितने रेशियो में होते हैं, क्या क्या उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कितनी क्वांटिटी में वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट इज माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या होता है? जब हमारा बेबी बोर्न होता है उसके कुछ टाइम बाद वो एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर देता है। लाइक कितने महीने पे बच्चा जो है वो खुद से रोल ऑन हो रहा है, लाइक बेड पे रोल ऑन हो रहा है, वो चलना कौन से मंथ में स्टार्ट कर रहा है, वो स्टेयर्स पे कब चढ़ सकता है, ठीक है, एक हाथ में कप पकड़ सकता है, दोनों हाथ से पानी कब पी सकता है इससे कप से, ठीक है। तो हम इसमें ये सब माइलस्टोन्स होते हैं, वी विल कवर इन दिस। नेक्स्ट इज मेनोपोज। मेनोपोज क्या होता है? मेनोपोज होता है मतलब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और कितने टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल, हम देखेंगे। और कौन कौन सी एक सर्जरी हम आर्टिफिशियली यूज करते हैं मेनोपॉज कराने के लिए, और उसके मेनोपॉज होने के बाद जो फीमेल होती है उसकी बॉडी में क्या क्या ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे जो हम है ओवरकम कर सकते हैं। क्यों? अगर हमें उनका ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं मेनोपॉज के बाद। तो हमारी डाइट, लाइक हमें कैल्शियम कितना लेना है, उसके बाद कितना आयरन लेना है, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट इज फोबियाज। ठीक है, फोबियाज हमारा साइकेट्रिक का है। तो फोबियाज में पेशेंट को अलग अलग टाइप के डर होते हैं। तो डर के बारे में हम पढ़ेंगे कि किसी पेशेंट को, अगर बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो खाना खाने के लिए मना कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि कोई मुझे मारने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। क्या क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या साइकोथेरेपी हम उसको दे सकते हैं, क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, या क्या काउंसलिंग करके हम पेशेंट को इस फोबिया से बाहर ला सकते हैं। तो ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस में। तो मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्दी नॉर्सेट आने से पहले ही इन 20 के 20 टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करना चाहूँगी और करूँगी। और रोज़ एक आपके लिए एक नई वीडियो आएगी, नया टॉपिक आएगा, और सब कुछ नोट्स और सभी कुछ आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, तो थैंक यू एंड गुड लक फॉर द नॉर्सेट।